राधे राधे दोस्तों, चौबोली रानी की आगे की कहानी आपको सुनाती हूँ। वह वचन पूरा करती है और कुंवर के पैर का अंगूठा मरोड़ देती है, जिससे कुंवर जग जाते हैं। वो देखते हैं कि मेरे कक्ष में कोई है। इतनी रात को कौन है? एक सुंदर स्त्री। वो एकदम चौंक जाता है। 16 श्रृंगार की एक खड़ी है। कुंवर को लगा वह सपना देख रहा है, इसलिए कुंवर ने बार बार आंखें मलकर देखता है तो बोला, हे देवी, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? और इस तरह इतनी रात्रि गई, तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके वचन के मित्र साहूकार की पत्नी हूँ। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहली होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु मैं आपके पास आई हूँ। मित्र ने आज मुझे सुहाग स्त्री के समय आपके पास भेजा है। कुंवर को यह बात याद आते ही बहुत शर्मिंदा हुआ और अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो तो बालपनी में नादानी में हुई बातें थी। आप तो मेरे बहन समान हैं। इतना कहकर कुंवर ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुनरी सिर पर उड़ाई और हीरे मोतियों से भरा थाल भेंट कर किया। साहूकारनी वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देख आपस में चर्चा करने लगे कि ये औरत है तो जवान की पक्की। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, ये हीरे मोतियों से भरा थाल रख लीजिए। ये तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था और मैं अभी अपने गहने उतार के भी आपको देती हूँ। साहूकारनी अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। वो पूछने लगे, पहले ये बता, तू गई कहाँ थी और ये हीरे से भरा थाल कहाँ से लेकर आई हो? साहूकार ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने हेतु कुंवर जी के पास चली गई। हे धन्य कुंवर जी, जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा करते हुए अपनी बहन बना लिया और इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन बनाना चाहिए। और चोरों ने भी उसी बहन मानकर उसका बहुत सारा धन लौटा दिया और लुटा हुआ धन था वो भी उसे भेंट कर उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजा विक्रमादित्य, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए। अब बताइए, इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी है, चोरों की या कुंवर की? राजा बोला, यह तो साफ है कि कुंवर की भलमनसाहत ज़्यादा बड़ी है। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और वे गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहाँ गई है? क्या ऐसे ही कोई न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भले मानस निकले। जब साहूकारनी चोरों को दिए वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बना पास में जो था वह भी दे दिया। इसलिए चोरों की भलमनसाहत ज़्यादा बड़ी है। राजा बोला, चौबोली ने जो न्याय किया है वो खरा है। बजारे ढीली ढोल, चौबोली बोली, दू जो बोल। और ढोली ने नंगारे पर जोर से दो मारी, धैं धैं। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोली, हे खिड़की, तू घड़ी रात को कट गई, अब तू ही कोई बात कह ताकि तीसरा प्रहर भी कट जाए। खिड़की बोली, ठीक है राजा, मैं आपको भी एक कहानी सुनाती हूँ, आप हुंकारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। एक गांव में एक ब्राह्मण व एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एक दिन ससुराल अपनी पत्नियों को लेने के लिए गए और कुछ दूर रास्ता काटने के बाद दोनों ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए। अतः अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो भी यहाँ पहले पहुँच जाए दूसरे का इंतजार करे। ऐसी सलाह कर दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं की सलाह दी कि जवाई जी के साथ आई नाई को खातिर में हम कोई कमी न रह जाए, वरना ये हमारी बेटी के ससुराल में जाकर बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा और इससे बढ़िया खातिर करेंगे तो वह यहाँ जाकर अपनी तारीफों के पूरे गांव में पुल बांधेगा, इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी न रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियां लग गईं नाई की खातिरदारी में। अपने जवाई को पूछे या न पूछे, पर नाई को हर काम में पहले पूछे। खाना खिलाना हो तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूछें मरोड़े। यह देख मन ही मन दुखी हो साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते चले। ससुराल में नाई की इज्जत ज़्यादा रही और जवाई की। जैसे जैसे नाई से डायलॉग बोले साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था, उसने तो अपनी डायलॉगबाजी मारी रखी। ऐसे ही चलते फिरते काफ़ी रास्ता कट गया। रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने ऐसी मनोहार वाली बात पर गुस्सा करते हुए
अपनी पत्नी के पीछे छोड़ नाई को साथ देकर चल दिया। इस बीच रास्ते में छोड़कर साहूकार की और नाई की बेटी बहुत दुखी हुई और उसे अपना रथ वापस अपने मायके की ओर मोड़ लिया। वह रास्ता अपने अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही मालड़ का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालड़ की उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालड़ अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में सप्लाई करती थी। अब मालड़ फूल तोड़कर लाती, साहूकार ने नित्य नई डिजाइन के गजरे मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु देती। एक दिन राजा ने मालड़ से पूछा, आजकल फूलों की इतने सुंदर डिजाइन कौन बना रहा है? तुझे तो ऐसे बनाने के आते नहीं। मालड़ ने राजा को बताया, हुकुम, मेरे घर एक स्त्री आई हुई है, बहुत गुणवंती है, बहुत ऐसी सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती है। राजा ने हुक्म दिया उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करे? साहूकारनी ने बहुत मना किया पर राजा नहीं माना और उसका हुक्म कोई टाल भी नहीं सकता था। साहूकारनी राजा के सामने हाजिर किया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया। ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई नहीं थी जो राजा ने हुक्म दिया इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान हैं। मेरे ऊपर कोई दृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। राजा कहाँ मानने वाला था, नहीं माना। साहब साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने के लिए 6 माह का समय तो दीजिए। राजा ने समय दे दिया। साथ ही रहने के लिए गांव में नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल बना दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोके से आते जाते लोगों को देखती रहती। कहीं कोई ससुराल या पीहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजा जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था और जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वो सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार ने बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई। बावली पूछ नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती थी? ऐसे कोई पत्नी को छोड़ा जा सकता है क्या? और वो बहुत गुस्सा हुआ और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते वे दोनों भी उसी नगर पहुंच गए। साहूकारनी ने महल के झरोके से दोनों को देख लिया तो बुलाने आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका ब्याहता आ गया है तो उसने भी उसे अपने पति के साथ जाने की इजाज़त दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी कर खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समुंदर दूर तक फैली है। अब आप बताइए, इस मामले में भलमनसाहत किसकी थी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भलमनसाहत तो साहूकार के बेटे की, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, ऐसा तू ऐसे की न्याय प्रसिद्ध है? साहूकार के बेटे की इसमें क्या कौन सी भलमनसाहत है? भलमनसाहत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया और उसे रानी बनाने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी, अपने धर्म पर अड़िग रही। धन्य है ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबोली, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। बजारे ढीली ढोल, चौबोली बोली तीजो बोल। और ढोली ने नगारे पर जोर से धैं देकर 3 ठोक दी। इस तरह 3 प्रहार करने के बाद 3 बार चौबोली के मुँह से बोल बुलवाने में राजा सक्षम रहा और विक्रमादित्य सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज़्यादा सतर्क हो गई। अब चौथी बार नहीं बोलना। फिर राजा ने चौबोली के हार को कहा, हे हार, किसी तरह 3 प्रहर तो कट गए, अब तू भी कुछ बोल। चौथा प्रहर भी इसी तरह कट जाए। एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक हाथी, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह कर कमाने के लिए एक साथ दूसरे के साथ चल दिए और वो एक जंगल में पहुंच गए। पूरा दिन चलने के बाद एक जगह पर रात्रि विश्राम करने के लिए रुके। वह चारों ओर ने फिर सलाहकार सुनाने लगी, कहीं ऐसा नहीं हो रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा ले तो एक एक करके रात में बारी बारी से पहरे लगाएंगे। सबसे पहले पैरे पे खाती बैठा था। चूँकि वह दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था तो थोड़ी देर में नींद आने लगी थी तो वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुँह धोया, इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने नींद न आए इसके लिए उसे लकड़ी के टुकड़े को अपने औजार से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियाँ भी घड़ पहना दी। इतनी देर में एक प्रहर भी बीत गया और एक दर्जी
जो पहरा देने की बारी आई थी, दर्जी ने उठकर मुंह धोया, उधर उधर देखा। उसे हाथी की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपनी सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिल दिए। जब दूसरा प्रहर भी खत्म हो गया, अब तीसरा प्रहर होते ही सुनार पहनने के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही पहरे के लिए बैठा, उसे भी कपड़े पहने लकड़ी की सुंदर पुतली दिखाई दी, तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने लगा और अपने औजार लेकर जुट गया। तीसरा प्रहर खत्म होते हुए तो उसने गहने बनाकर पुतली को पहना दिए। अब चौथे प्रहर के लिए पहरा देने के लिए ब्राह्मण का उठा, तो थोड़ी देर में ब्राह्मण की नज़र भी उस कपड़े व गहने पहने लकड़ी की पुतली पे पड़ी। उसने झट से उठाकर एक जगह रखा, मंत्र बढ़कर उसमें प्राण डाल दिया। अब तो वो पुतली एक सुंदर सी रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। और सुबह होते ही चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे कि मेरी पत्नी बनेगी, तो दूसरा कहे मेरी बनेगी, इस पर मेरा हक है। पर हार बोला, हे राजा विक्रमादित्य, अब आप ही को इसका न्याय कीजिए, क्योंकि आप जग प्रसिद्ध हैं न्याय करने में, तो आप ही बताइए। तो राजा बोले, ये तो सीधी सी बात है, ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया, तो वो तो उसी की स्त्री होगी। तभी इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क आवाज करके बोली, लानत है तेरे न्याय पे राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, मतलब उसे जन्म दिया, अतः वो उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती पत्नी हुई, क्योंकि उनके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया है। बजा रे ढीली ढोल, चौबोली रानी चौथी बोली। सुनते ही जोर से 4 बार ढोल पे दे दे मारी, और इस प्रकार चौबोली चारों प्रहर में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गया। दोनों की शादी हो गई। चौबोली ने अपने बंदी गृह में जितने भी राजकुमारों राजाओं को कैद किया था, उन सबको अब सम्मान सहित आज़ाद कर दिया और उन्हें उनका राजपाट वापस कर दिया, और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। यह थी राजा विक्रमादित्य और रानी चौबोली की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।